गुड मॉर्निंग बेटू। हम लोग का प्रसंग चल रहा है अदिश और सदिश का, चल रहा है ना। पिछले क्लास का सब कुछ तैयारी हो रहा है, किसी तरह किसी कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ सकते हम लोग, पीछे का कुछ पूछना नहीं है नहीं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा कि किसी सदिश राशि को किसी अदिश से गुणा कर देंगे तो क्या होगा। कोई सदिश राशि है, हाँ बोलो। मतलब लंबवत सदिश को परिभाषित करें। हाँ तो बता देंगे तुरंत। तो आज का टॉपिक क्या है, किसी सदिश राशि को अदिश से गुणा करेंगे तो क्या होगा। ठीक ना। जब क्वेश्चन कब पूछने का है जानता है, जैसे कि मैं पूछा किसी को कोई प्रॉब्लम उसी समय हाथ उठा देना चाहिए। ठीक ना। और दूसरी बात है कि अब अगर टॉपिक ले लिए तो इस टॉपिक को खत्म होने के बाद फिर मैं पूछूंगा, फिर तब हाथ उठा के देना। ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने का है, लिंक टूट जाता है ना। तो किसी सदिश राशि को जब अदिश से गुणा करेंगे, सदिश राशि को अदिश से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा। क्या वो सदिश बन जाएगा, अदिश बन जाएगा, सदिश ही रहेगा, धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो टॉपिक आ जाए कि किसी सदिश का अदिश से गुणनफल, किसी सदिश का अदिश राशि से गुणनफल, गुणनफल। किसी सदिश का अदिश से क्या कर रहे हैं, गुणनफल। सदिश क्या है, जैसे कि बल है, हमारे पास एफ वेक्टर है। क्या है, एफ वेक्टर है, और इसको हम गुना कर देंगे 10 से। एफ का मान के चलिए 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। और वो किस दिशा में, आई कैप लगा, मतलब एक्स दिशा में है। आई कैप का अर्थ क्या हो गया, एक्स दिशा में है, 10 आई कैप, मतलब एक्स दिशा में 10 न्यूटन बल लगा है। अब इसको हमको गुना करना है किससे, 5 से। अपने मन से 5 से गुना करने का जरूरत है। तो 10 आई कैप गुना 5 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, 10 बचे 50। आई कैप रहेगा, मतलब एक्स दिशा का ही रह गया। कि ये जो बल है एक्स दिशा में था तो एक्स दिशा में ही रह गया। अच्छा, एक कंडीशन तो ये हो गया, 5 से हमने गुना करवा दिया। मैं बता रहा हूं -5 से गुना कर दो, आई कैप को -5 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा ये -50 आई कैप। अब ये माइनस और आई कैप है तो इसको उल्टा के हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। ठीक ना, डायरेक्शन बदल जाएगा। क्या कि आई कैप का अर्थ हुआ एक्स दिशा में है, ये धनात्मक की ओर है, और माइनस आ गया मतलब वो उसका दिशा तो बदल जाएगा। तो इस प्रकार अदिश अगर धनात्मक हो तो सदिश राशि का गुणा करने से सदिश राशि सदिश ही रहता है। मतलब सदिश को अदिश से गुणा करेंगे, दिशा तो रह ही गया ना, केवल दिशा रह ही गया। दिशा रहा तो सदिश ही रहा, अदिश नहीं बना, आई उड़ा नहीं, आई रह गया, मतलब वो उसमें दिशा भी है, केवल दिशा बदल जाएगा। ऋणात्मक चीज से गुणा करेंगे तो क्या होगा, केवल दिशा बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि अगर धनात्मक एक्स अक्ष की ओर लग रहा है तो वो ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर रह जाएगा। इसका अर्थ ये ना हो गया। लेकिन दिशा है, आई कैप है, आई कैप नहीं उड़ा, सदिश रहेगा लेकिन दिशा बदल। हाँ, कब, जब ऋणात्मक अदिश से गुना करेंगे तब, ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे तब। यानी कि सदिश राशि को अदिश राशि से जब गुना करेंगे तो अदिश राशि दो तरह का होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। तो सदिश राशि को अदिश राशि से गुना करेंगे तो सदिश ही रहेगा। लेकिन अगर धनात्मक सदिश से गुना करेंगे तो उसका दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऋणात्मक अदिश से गुना करेंगे तो दिशा बदल जाएगा। लेकिन दिशा है, दिशा खत्म नहीं होगा, दिशा बदल जाएगा। बदलना मतलब क्या है, दिशा है उसमें, पूर्व से पश्चिम हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया, मतलब दिशा है, दिशा है, सदिश है। तो किसी सदिश को अदिश से जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, सदिश ही रहता है। लेकिन वो अदिश जितना अदिश है, जैसे अगर यहाँ कुछ एन या एम कुछ मान लेते हैं, एम से ये डिजिट नहीं लेंगे, आप डिजिट लेकर के कोई फार्मूला डिराइव नहीं किया जाता है, कुछ संकेत सिंबल लेना पड़ता है। किसी भी चर राशि का सिंबल ले लेते हैं, मान लेते हैं दुनिया का सारा अदिश जो है उसको हम एम से डिनोट कर दिए, तो एम से गुना कर देंगे किसको, एफ को। यहाँ डिजिट ले ही नहीं सकते, इसको गुना कर दिए, मतलब हो जाएगा एफ एम वेक्टर। यानी कि ये सदिश सदिश ही रहेगा, एम गुना वृद्धि हो जाएगा इसमें। और अगर किससे एम गुना एफ किए तब
एक सदिश से। अगर माइनस एम गुना एफ करते तब माइनस एम एफ आता। इसका अर्थ क्या हो जाता कि गुणनफल हो जाएगा लेकिन दिशा ठो बदल जाएगा। तो दिशा है, बदल जाना मतलब दिशा है, केवल दिशा बदला है। तो दिशा है ये है सदिशन रह गया, दिशा है ये है सदिशन रह गया। अर्थात किसी सदिश राशि को किसी अदिश से गुणा करने के बाद प्राप्त फल सदिश ही रहता है ना। और अगर अदिश राशि धनात्मक हो तो सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल अदिश के अदिश के संख्या के रूप में उतना गुणनफल वो वृद्धि हो जाएगा, है ना। जैसे अदिश राशि 5 है तो 5 गुना वृद्धि हो जाएगा, 10 है तो 10 गुना वृद्धि हो जाएगा, ये नहीं बताएगा। जैसे यहाँ क्या होता है 10 × 5 = 50 हो गया, तो 5 गुना नहीं वृद्धि हो गया, बल क्या हो गया 5 गुना हो गया। यानी किसी सदिश राशि को जिस अदिश से गुना करेंगे m से गुना करेंगे तो m गुना वृद्धि हो जाएगा। जिस अदिश राशि m से गुना करेंगे उस सदिश में m गुना वृद्धि हो जाएगा, m गुना वृद्धि हो जाएगा। सदिश को जब अदिश से गुना करते हैं तो सदिश सदिश ही रहता है, लेकिन अगर अदिश m है तो m गुना वृद्धि हो जाएगा। और अगर अदिश राशि -m है यानी कि ऋणात्मक में संख्या है तब सदिश m गुना वृद्धि हो जाएगा लेकिन उसका दिशा बदल जाएगा। बस और कुछ नहीं, यही व्याख्या करना है आपको। मैं क्वेश्चन दे दूंगा किसी सदिश का या किसी अदिश राशि को सदिश राशि से गुना करने पर क्या होता है। तो अदिश पर तो कुछ नहीं होता है, सदिश बन जाएगा। अदिश तो विलीन हो गया, अब यहाँ अदिश है ही नहीं, सदिश बन गया। ये सदिश को अदिश से गुना करो या अदिश को सदिश से गुना, दोनों स्थिति वो क्या हो जाएगा सदिश हो जाएगा। और सदिश राशि उस अदिश के गुणनफल के वृद्धि हो जाएगा। अदिश के गुणनफल कितना वृद्धि हो जाएगा, बात बुझे। तो आपको इसमें डिफाइन कैसे करना है, किसी सदिश राशि ए वेक्टर, वेक्टर ए, आप एफ भी नहीं ले सकते हैं। जब कोई भी जनरलाइज्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, आप किसी का संकेत सिंबल नहीं लेके कर सकते कि एफ ले लेंगे या वी वेक्टर ले लेंगे या ए एक्सेलरेशन ले लेंगे, ये तो पार्टिकुलर हो गया ना। इसी के लिए ए बी सी बना है कि यहाँ कुछ भी लाएंगे, ए का अर्थ हो गया आप कोई भी सदिश राशि यहाँ दे देंगे, लेकिन एफ का अर्थ कोई सदिश राशि नहीं होगा, एफ का अर्थ बल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो जब भी फॉर्मूला डिराइव किया जाता है एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, तो ऐसा नोटेशन लीजिए जो सबका है, वो किसी के लिए नहीं है अपना, माने किसी का पार्टिकुलर नोटेशन नहीं हो। तो मान लेते हैं माना कोई सदिश राशि m है, उसको किसी अदिश राशि m से गुना किया। माना कोई सदिश राशि a वेक्टर है ना, और उसको किसी अदिश राशि m से गुना किया। ये क्या है, एक सदिश राशि है, और इसको गुना किससे कर दिया, m एक अदिश है। तो प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा, m a वेक्टर हो जाएगा, मीन्स m से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो m a वेक्टर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यही चीज लिखना है। माना कि कोई सदिश राशि a वेक्टर है, उसको m से गुना करना है, तो गुणनफल a वेक्टर गुना m बराबर m a वेक्टर हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सदिश m गुना अधिक हो गया, माने सदिश में m गुना की वृद्धि हो गया, लेकिन ये सदिश सदिश ही रहा। अर्थात अदिश को सदिश से गुना करने के बाद सदिश राशि प्राप्त होता है। फिर केस दिखाएंगे, एक तो केस दिखाइए या विशेष स्थिति। यदि अदिश राशि -m हो, अदिश राशि तब क्या होगा, -m गुना है अर्थात वेक्टर, अर्थात -m a वेक्टर। तो परिणाम जो है इसका, वो परिणाम जो रिजल्ट जो निकला गुणनफल का, ये सदिश ही रहा, लेकिन सदिश का m गुना वृद्धि हो गया और दिशा केवल बदल गया। तो ऋणात्मक अदिश से गुना करने के बाद परिणामी सदिश का दिशा बदल जाता है, और धनात्मक सदिश से गुना करने के बाद परिणामी का दिशा नहीं बदलता है। ठीक समझ में आया है कि एक अदिश सदिश को गुना करेंगे तो कैसा राशि प्राप्त होगा, सदिश। कंफ्यूजन दूर, ऐसा व्याख्या करने नहीं आता, लेकिन आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। मैं ही क्वेश्चन दे दूं आपको, किसी अदिश का सदिश से गुणनफल को समझाया, समझ में आया। ठीक, अब आगे मिटाते हैं। अगला टॉपिक है, आज का दूसरा टॉपिक है किसी सदिश राशि का परस्पर लंबवत दिशाओं में घटक। आज का टॉपिक क्या है, किसी दूसरा टॉपिक है। आज का टॉपिक तो निकल भी रहा है, ये दूसरा टॉपिक है। किसी सदिश राशि का परस्पर लंबवत दिशाओं में घटक।
कंपोनेंट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स, घटक, कंपोनेंट्स। यानी कोई सदिश राशि है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसका रेक्टेंगुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स क्या आएगा ना? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनटू रेक्टेंगुलर डायरेक्शन, ठीक ना? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, कंपोनेंट्स में घटक, टुकड़ा, कंपोनेंट्स में घटक, टुकड़ा, और लंबवत दिशाओं में टुकड़ा। ये क्या कह रहा है पता नहीं, कह रहा है एक सदिश है और उसका घटक, मतलब क्या हो रहा है? एक सदिश है और उसका घटक। तो मैं बता रहा था एक दिन आप लोगों को कि खेत बिहन मतलब क्या कहते हैं, धान का जब ये लगाया जाता है पौधा, तो उसको बिहन हम लोग बोलते हैं ना। बीज जो छोटा छोटा पौधा जब होता है धान का, तो उस पौधा को पानी देना पड़ता है कभी कभी। धान का जो छोटा छोटा पौधा होता है, जिसको देहाती शब्द में बिहन बोला जाता है, उस बिहन को क्या करना पड़ता है? पानी देना पड़ता है। और पानी कैसे देता है? अगर बारिश नहीं हो तो पानी कैसे? मशीन, आज ना मशीन आ गया बहुत, मशीन जब नहीं था साइन एक हुआ करता था, ठीक ना? गुड़ वाला जो टीन होता है, उस टीन में लाठी बांध करके दो चार, ऊपर में 2 टुकड़ा, नीचे 2 टुकड़ा, उसमें रस्सी फंसा के और पानी उपज के दिया जाता है। तो बहुत बच्चा हमको लगता है देखे भी नहीं होंगे, देखे हैं? वाह। तो इस प्रकार दोनों तरफ रस्सी लेके उपजता है। तो एक इधर बल लगाता है, एक इस दिशा में बल लगाता है, एक इस दिशा में बल लगाता है, और साइन यहाँ बीच में रहता है, टीन रहता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, काम यहाँ क्या हो जाता है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी इधर फेंका जाता है। एक लड़का यहाँ पकड़ा हुआ है साइन को, ठीक ना? और एक लड़का यहाँ पकड़ा हुआ है साइन को, मुझे पकड़ाइए। एक लड़का यहाँ पकड़ा है, दूसरा डोरी ये बेचारा पकड़ के रखा है। अब ये उपज रहा है साइन, इधर खेत पड़ा हुआ है, यहाँ नहर है, इसमें पानी बह रही है। क्या है? पानी बह रही है। निकाल लिया पानी, इसमें फेंक दिया, निकाल लिया पानी, इसमें फेंक दिया। ये बल किधर लगा रहा है? इस दिशा में। ये बल किधर लगा रहा है? इस दिशा में। तो इसको या तो इधर आना चाहिए था, या तो इधर आना चाहिए था, लेकिन ये इधर साइन चली जाती है। ये भारी फेरा ना। बल तो इधर लगा नहीं रहा था, बल तो ये लगा रहा था इधर, ये तो इधर लगा रहा था, फिर इधर क्यों चला गया था? ये जो बल लगाया, इस बल का एक घटक यानी कि कुछ ना कुछ हिस्सा इस दिशा में चला जाता है, कुछ इस दिशा में, ठीक ना? इस बल का भी कुछ हिस्सा इस दिशा में चलाता है, कुछ इस दिशा में। ये दिशा वाला बल ये दिशा वाला बल को निरस्त कर देता है, ठीक ना? जैसे सन का जो, इसी के लिए समकोणिक घटक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, है ना? परस्पर लंबवत दिशाओं में जो घटक है, इसका नॉलेज लेने के बाद बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे का इतना फिजिक्स सरल हो जाएगा कि 11 का 12 का फिर ग्रेजुएशन का, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां आपको लंबवत दिशाओं में घटक का काम नहीं लगेगा। ये हर्ट बन जाता है आगे फिजिक्स समझने के लिए, और यहीं से इसका उत्पत्ति है। यहीं से बच्चा नहीं समझ पाता है तो उसका फिजिक्स कमजोर फिर रह जाता है, लगता है उसको फिजिक्स समझ में नहीं आया है। और कोई डायरेक्ट ग्रेजुएशन का, डायरेक्ट ऊपर क्लास का नीट वगैरह का, या डायरेक्ट किसी चीज का हायर लेवल का, उसको नेट का सबका तैयारी अगर करवाएगा डायरेक्ट, और बच्चा का बेसिक कमजोर है तो क्या होगा जानते हैं? पढ़ाने वाला कितनों विद्वान और नहीं समझ पाएगा बच्चा। क्यों जानते हैं? वो अलग चीज है कि 200 400 2000 10,000 20,000 बच्चा पढ़ रहा है, अलग चीज है। पढ़ना अलग चीज है। 20,000 सफल हो जाए, 20,000 समझ जाए, ये संभव नहीं है। दैट इज फुल्ली 100% इम्पॉसिबल, समझे? लेकिन यहां से बेसिक मजबूत, जैसे कि 10th क्लास और 11th क्लास और 9th क्लास का अगर साइंस 9th 10th अगर कमजोर हो तो 11 12 नहीं समझ पाएगा सही। 9th और 10th में अगर बिल्कुल कमजोर हो तो 11 और 12 नहीं समझ पाएगा। इसलिए 9th 10th समझना बहुत जरूरी है। 9th 10th में अगर साइंस मजबूत हो गया तो वो 11 12 समझेगा, और 9 10th अगर कमजोर रहा और तो 11 12 नहीं समझ पाएगा। और बढ़िया मास्टर रहेगा, समझाते तो कुछ ना कुछ समझ नहीं लगेंगे। अगर बढ़िया मास्टर भी नहीं मिल पाया तो नतीजा ये होगा कि उसको साइंस से हाथ धोना पड़ेगा और वो डर जाएगा। उसको लगेगा नहीं बाबू हमसे चलने वाला ही नहीं है,
बात बुझे। तो पढ़ाई साइंस तो बड़ी गंभीर विषय है। आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब मजबूत कर लेंगे ना तो इतिहास भूगोल नागरिक तो इसका दासी है। बात बुझे। मैथ सबसे हार्ड, मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश। रीजनिंग हल्के हल्का है, साइंस पेपर में रीजनिंग बहुत हल्का है, उसको तो आर्ट्स का बच्चा भी मजा ले लेगा, साइंस का भी मजा ले लेगा, ठीक ना। लेकिन ये सब अगर मजबूत हो जाएगा तो पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो इतिहास भूगोल नागरिक इसका दासी है, ठीक ना। मुझे फिजिक्स का सब गर्लफ्रेंड हो जाता है, सब वाइफ हो जाता है, हर सब्जेक्ट। फिजिक्स अगर मजबूत कर लिया समझो सब मेरा अपना हो गया, ठीक ना। क्योंकि फिजिक्स जो समझ सकता है उसका माइंड कोई भी सब्जेक्ट लोड ले सकता है। फिजिक्स में चूंकि मैथ भी है और साइंस भी है, इन दोनों के कारण दिमाग का जो है थिंकिंग लेवल बढ़ा जाता है। रियल समझने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, जो समझ रहा है चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था सैंड, इसमें पानी है, इस पानी को हमको यहां पहुंचाना है। तो ये क्या करता है, ये लड़का इधर खींच रहा है और ये लड़का इधर खींच रहा है और पानी यहां से यहां चला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये अगर 10 न्यूटन बल लगाया है तो हो सकता है 2-4 न्यूटन इधर भी चला गया, और ये अगर इधर 15 न्यूटन बल लगाया या 10 न्यूटन ये भी बल लगा दिया है या 12 न्यूटन बल लगाया तो इसका भी कुछ हिस्सा इधर आ जाता है, कुछ हिस्सा इधर चला जाता है, ठीक ना। तो नतीजा क्या होता है, ये इसको निरस्त कर देता है, ये विपरीत डायरेक्शन में है, निरस्त कर देगा। अगर ये ज्यादा होगा थोड़ा इसके तरफ फेंकाएगा। बात बुझे ना। ये चलाते हुए देखिएगा, अगर ये 15 न्यूटन लगा दिया और ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो इधर का पोर्शन बल ज्यादा लग जाएगा। नतीजा ये होगा कि सीधा में नहीं फेंकाएगा, इधर साइन फेंकाएगा और यहां पानी गिरेगा। इसको साइन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ऐसे टीन रहता है गुड़ का, इसको जो आप बोल सकते हैं डिब्बा इसको कह सकते हैं, जो कह सकते हैं टीन गुड़ का डिब्बा, ठीक ना। तो इसको अगर ये 20 न्यूटन लगा रहा है 15 न्यूटन तो इसका घटक ज्यादा इधर जाएगा। नतीजा ये होगा कि ये थोड़ा सा इधर फेंकाएगा और ये चलाते हुए आप देखेंगे खेत में काम करने वाले किसानों पर अगर नजर पड़ेगा तो आप रुक के देख सकते हैं ये घटना घटते रहता है कि सॉलिड इस जगह पहुंचाना है, दोनों बराबर मात्रा में बल लगाना पड़ता है। और ये काम करने वाले को इतना अंदाज है, वो फिजिक्स तो नहीं जानता लेकिन प्रैक्टिकली उनको नॉलेज है दोनों किस तरह बराबर बल लगाएंगे, ठीक ना। उनको ये अनुभव हो जाता है बराबर बल लगाना है ताकि एकदम एग्जैक्ट बीच में गिरे। बात बुझे। और जब बराबर बराबर बल लगाता है तब एक घटक इसका भी जुड़ता है, एक घटक इसका भी जुड़ता है, दोनों नतीजा ये होता है ले जाकर के यहाँ पहुंचा देता है, ठीक ना। और एक घटक इसके लंबवत दिशा में, दोनों घटक आपस में लंबवत होता है। जैसे इसका 2 घटक बनेगा ना, एक घटक यहाँ एक घटक इधर बन जाएगा, पक्का 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। इसका भी एक घटक इधर एक घटक 90 डिग्री पर, ये दोनों अपोजिट नहीं हो गया, ये वेक्टर इसको निरस्त कर देता है और ये दोनों एक ही दिशा में हो गया, इसलिए दोनों मिलजुल करके इसको यहाँ पहुंचा देता है। समझे। ये व्यवहार में समझे कहाँ होता है, रियल में देखने को मिल गया। ये पानी उपछते समय ये दिखता है, पानी पटाते समय ये दिखता है, खेत पटाते समय ना। बहुत आदमी बोलता है पानी पटाते समय, पानी पटाया नहीं जाता है, खेत को पटाया जाता है, ठीक ना। खेत पटाते समय ये दिखता है, खेत पटाते तो इसका एक घटक इधर एक घटक इधर की दोनों अलग अलग दिशा में खींचता है, फिर भी यहां तक डिब्बा कैसे पहुंच जा रहा है पानी का भाई, समझे ना। तो घटक जरूरी है ना। तब आपको समझना ये घटक क्या होता है। अब घटक वही घटक तोड़ने सिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली इसको समझ गए कहां होता है इसका उपयोग। अब मैं घटक तोड़ने सिखा रहा हूं, जरा सा देखिए। तो यहां मैं लिखा किसी सदिश राशि का परस्पर लंबवत दिशाओं में घटक। तो लंबवत दिशा 2 भी होता है 3 भी होता है ना। तो 2 दिशा में पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद 3 दिशा में पढ़ेंगे, ठीक ना। लंबवत दिशाओं में घटक जो है पहले क्या लेंगे हम लोग 2। मैं चाहूं तो यहां 2 कर सकता हूं अभी, क्योंकि 2 सिखा रहा हूं, फिर 3 दिशाओं का समझाऊंगा। तो कब 2 दिशाओं में घटक होगा, एक विमीय गति में घटक नहीं होता है। कोई एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहा है तो उसका घटक हम तोड़ के क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहा है। एक बोर्ड को एक तल हमने मान लिया, इस तरह मान लेते हैं, ये हमारा एक प्लेन है ना। इस प्लेन में कोई सदिश किसी एक अक्ष के साथ कुछ कोण बना करके, कुछ कोण मतलब इस दिशा में नहीं चल करके इस दिशा में चल रहा है, एक सदिश है, ए वेक्टर है। क्या है ये, ए वेक्टर है। कुछ कोण हुआ तो कुछ कोण मानना पड़ेगा या ना, माप लेंगे इसको, थीटा कोण हो गया। और कुछ हमारे पास मालूम है नहीं। अब इन्हीं दोनों से सारी चीजों को निकालेंगे। वो घटक क्या है, घटक का मान कैसे निकालेंगे, दोनों घटक दिया रहे तो ये ए कैसे निकालेंगे, बात बुझे। अब
इस दिशा में सदिश है, तो इसका जो है मैं क्या बताया कि समकोणिक घटक होता है, मतलब एक घटक इधर हो जाएगा और एक घटक पक्का इस पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए होगा। समझ रहे हैं? मतलब ये एक सदिश जो है, इस सदिश का प्रभाव इधर भी होगा और इधर भी होगा। वो दिखेगा कैसे? यहाँ टॉर्च जलाइए, इसको एक छड़ी रख दीजिए, मान के चलिए सदिश है, यहाँ टॉर्च जलाइए, इसका छाया कहाँ मारेगा? पक्का माथा पर टॉर्च जलाइए, ऐसे आएगा। और इधर से फिर एकदम पूरा नॉक पर टॉर्च जलाइए, यहाँ देखिएगा ये पूरा छाया बनेगा। यही घटक है, ये घटक, इसलिए इसको प्रक्षेप भी कहते हैं, प्रोजेक्शन भी कहते हैं, कंपोनेंट भी कहते हैं। छाया बन गया इसका एक्चुअल में ये लंबवत छाया बन गया, इधर भी छाया बन गया, और ये छाया आपस में क्या है? लंबवत है, 90 डिग्री कोण है। बात समझे? तो इसका मान इस भुजा से ज्ञात कर लेते हैं, और इसका तो इससे निकलेगा ही। तो अगर ये ए हो और ये कर्ण हो और यहाँ 90 डिग्री कोण है, तो ये तो cos थीटा से नहीं निकल जाएगा, ये तो sin थीटा से नहीं निकल जाएगा। ओ ए ओ पी क्यू आर कुछ मान लिया, मानेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या लिखेंगे? हाँ, ये बता रहा था मैं पहले, इसको कंसीडर कर लेते हैं कुछ। तो इस पर कुछ ना कुछ मान आएगा। जैसे ये बल होता, ये 20 न्यूटन रहता, तो कुछ न्यूटन इधर कुछ न्यूटन इधर भी प्रभाव है। जैसे ये यहाँ आ गया बल, तो पूछेगा किस दिशा में ये बल गया है, तो आपको क्या खाली एक दिशा बताना होगा? एक दिशा वाई दिशा दोनों बताना होगा। तो एक्स पर गया कहाँ है, वाई पर गया कहाँ है, वही पर छिप जाता है कि इधर भी प्रभाव भी ले लेता है, इधर भी प्रभाव ले लेता है, ठीक ना। तो इस दिशा में हम मान लेते हैं, माना कि इस दिशा में जो एक का घटक है वो है कौन सा? ये दिशा हुआ एक्स है कि एक्स डैश? ये वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है। तो इसको मान लेते हैं हम ए वाई, क्या मान लेते हैं? ए वाई। और इसको मान लेते हैं ए एक्स, घटक को मान लेते हैं। ये एक्स है तो ये भी ए एक्स होगा, नहीं होगा? और त्रिभुज रूल क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन तो ये हो गया, इस प्रक्षेप का डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, तो परिणाम ये नहीं बताएगा। अर्थात वेक्टर ए बराबर ए एक्स जोड़ ए वाई लिख सकते हैं। हाँ, वेक्टर ए बराबर ए एक्स वेक्टर जोड़ ए वाई वेक्टर, माने ये दोनों का सदिश योगफल ही ए का परिमाण बताएगा। बात समझ रहे हैं? तो हमको ए एक्स ए वाई का वैल्यू निकालना है, निकालते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं, तो माने ना रहेगा हमारे पास कोई एक सदिश, अब वो किस अक्ष से कितना कोण पर जा रहा है वो चीज दिया रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में कुछ लगाइए, cos थीटा या sin थीटा, दोनों लगाना होगा, ठीक ना, दोनों लगाना होगा। cos थीटा भी लगा देंगे और sin थीटा भी लगा देंगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b बाय एच, तो इसके सामने p है, b ए हो जाएगा, यानी कि ओ पी बटे ए वेक्टर, एक बार लिख देते हैं वो ओ क्यू, यानी cos थीटा बराबर, हाँ इसको माने ओपी को क्या मान लिया है? ए वाई लिख दीजिए, वेक्टर बटे ए वेक्टर, वेक्टर ए। तो खाली ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कि ए cos थीटा, वेक्टर ए cos थीटा ना, परिमाण निकालते थे तो वेक्टर थेक्टर लगाना अब जरूरी नहीं। ओपी है या पीक्यू है सर? इस त्रिभुज में आधार सामने वाला लंब होता है ना, कौन के सामने वाला क्या कहते हैं? तो आधार कौन हो जाएगा? ओपी नहीं हो जाएगा। और ये तो करना है, समकोण के सामने में क्या होता है, समझा? चलो, sin थीटा बराबर क्या? p बाय एच, तो इसके सामने p ये है, p क्यू, और h कौन हो जाएगा? समकोण के सामने वाली भुजा o क्यू, sin थीटा, p क्यू का मान कितना है? a अक्ष, और o a का a अक्ष बराबर, ये भी आप बराबर देखिएगा। सीधी बात है कि आपको अगर लंब निकालना है तो कर्ण गुणा साइन थीटा, आधार निकालना है तो कर्ण गुणा कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में अंतर कुछ नहीं है। कॉस थीटा करते हैं सीधे होता है b बाय एच, और साइन करते हैं तो होता है p बाय एच, होता है ना। तो b निकालना है तो कर्ण गुणा कॉस थीटा, क्योंकि इसमें b होता है कॉस में, साइन में p होता है तो p निकालना है तो कर्ण गुणा साइन थीटा। बात सीधे भी लिख सकते थे, आपको बार बार दिमाग में ये लाने के लिए मैं लिख रहा हूँ।
कि आधार निकालने की जरूरत पड़े सीधे क्या कर देंगे, कर्ण गुना कॉस थीटा और लंब निकालना हो तो कॉर्न गुना मतलब ये सूत्र नहीं रट रहे हैं, ये देख रहे हैं कहां से है, ये सीधा भागा में तो इधर को नाम चल जाएगा, रटना फटना इसको नहीं है, ये एक माथा बोझी लेंगे बाबू है की लिखा लगले, ये नहीं समझना है, ठीक ना। चलो तो इस तरह हम ए वाई क्या है, ए वाई एक प्रकार से अभी आधार है हमारा, ए वाई हो गया ए कॉस थीटा और ए एक्स हो गया ए साइन थीटा। मैं निकालने जा रहा हूं क्या, समकोणिक घटक, तो यही समकोणिक घटक का मान निकल गया। और ये क्या है, सदिश है कदिश है, सदिश है, सदिश है ना। जैसे यहां लिखे थे ना, इसको आप एक लाइन और लिख सकते हैं इस तरह, ए वेक्टर है, ये है, जब एक्स डायरेक्शन का ये वैल्यू है तो वेक्टर के जगह हम एक्स डायरेक्शन का पहचान डायरेक्ट लगाते थे आई कैप, नहीं लिख सकते हैं, प्लस वाई डायरेक्शन का अगर ये वेक्टर है तो स्पेशल हम लिख सकते हैं ए वाई लिख करके जे वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार वेक्टर ए बराबर ए आई कैप ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। अब हम आई कैप कौन सा लाए समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का ये सदिश है और एक्स डायरेक्शन का अगर कोई सदिश, जैसे ये ए है, ए एक्स डायरेक्शन का नहीं है, ये एक्स वाई दोनों की दिशा में, दोनों का मिक्सिंग दिशा में है ना। लेकिन खाली ए एक्स जो है इसका वो प्रक्षेप लिए जो केवल और केवल एक्स अक्ष पर पड़ा, ए वाई वो वाई वाला, और ए एक्स फिर केवल वो प्रक्षेप है जो सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष पर। समझ में आया। तो इस तरह इसका ये हम लिख सकते हैं यहाँ वैल्यू। सर इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? किसको, इसको सर जैसे लिखना पड़ेगा, माना कि वेक्टर ए, माना कि एक्स दिशा में ए का प्रक्षेप या ए का घटक ए एक्स है और वाई दिशा में ए का घटक, यहाँ देखो क्या लिखेगा, घटक कंपोनेंट ए वाई है, ठीक ना। और वेक्टर ए एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, यहाँ वाई अक्ष एक्स अक्ष किसी को मान के चलेंगे, रुको एक मिनट। अच्छा इसका यहाँ मान करके ये कर दिया, एक्स वाई दिशा में यहाँ लेकर के बनाऊंगा, आपको ये प्लस माइनस अभी मन में आ जा रहा होगा कि ये यहाँ माइनस दिखाना पड़ेगा, प्लस दिखाना पड़ेगा, ऐसा मन में बनता होगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी एक्चुअल में कोऑर्डिनेट से किसी रिलेशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको कंपोनेंट तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक ना। इस कोऑर्डिनेट को हम चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन ये आपको पहचान कराएगा, वाई दिशा का है इसलिए वाई किए, एक्स दिशा का है इसलिए एक्स किए, ठीक ना। मान तो अगर वो ऋणात्मक धनात्मक वो ऑटोमेटिक सब आ जाता है, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे इस फिगर को है ना, फिगर को हम थोड़ा सा बदलते हैं, आपको तुरंत समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा, नहीं देते फिगर तो थोड़ा सा स्टेप कर लेते हैं, अब आपको समझ में दिक्कत। जैसे ये है वाई है ना, और ये है वाई डैश, ये है एक्स और ये है एक्स डैश, ये है मूल बिंदु। यहाँ एक सदिश है जो एक्स अक्ष की दिशा से थीटा कोण है, ये वेक्टर ए है, कोई दिक्कत। इसी वेक्टर का दो समकोणिक दिशाओं में घटक निकालना है, अर्थात एक अगर एक्स अक्ष की ओर लेंगे तो इसका समकोणिक दिशा क्या होगा, दो समकोणिक दिशाओं में घटक, यानी घटक जो है दोनों का दिशा समकोणिक होना चाहिए, घटक का दिशा समकोणिक होना चाहिए। तब जैसे एक घटक इधर जाएगा एक इधर आएगा, तो इसका इधर घटक हम मान लेते हैं यहाँ आया, ठीक ना, यहाँ, और इसका वैल्यू हम ए एक्स कर दिए, और वाई दिशा में जो घटक है उसको हम ए वाई मान लेंगे। माना कि एक्स दिशा में वेक्टर ए का घटक ए एक्स है और वाई दिशा में वेक्टर ए का घटक ए वाई, कोई दिक्कत। और वेक्टर ए एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब क्या है, इसमें हमको ए एक्स का मान और ए वाई का मान निकालना है, किसके पदों में, थीटा और ए के पदों में। तो सीधी बात यहाँ नहीं दिख रहा है, ए वाई है तो इसको भी ए वाई कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो परिमाण जितना है उतना परिमाण यहाँ भी बताएगा, ये भी वाई अक्ष बता रहा है, ये भी वाई अक्ष बता रहा है, तो इसको हम अगर यहाँ रिप्लेस करके ले जाते तो हमारा ट्रायंगल में दिखने लगेगा सब कुछ, कैसे निकालेंगे, बात बुझाए। आप इस
इस सदिश का मान अगर निकालना है इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही है। इसका भी डायरेक्शन उधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है ना। ये बता रहा है इस डायरेक्शन को, ये भी बता रहा है इस डायरेक्शन को। यहाँ तक अगर वैल्यू है, इसका मान और इसका मान क्या आएगा, इसी मान कौन बताएगा? ये एक्स अक्ष पर जो भी डिजिट रहेगा वो ना इसका वैल्यू होगा, वही इसका भी वैल्यू। इसलिए इसको अंतर नहीं पड़ता है, इसका मान और इसका मान एक ही है, ठीक ना। डायरेक्शन भी ये वाई अक्ष की ओर है, ये भी वाई अक्ष की ओर है, तो दोनं ये हिट नहीं है, समझे। अब यहाँ देखिए, अब हम ये तो कर दिए cos थीटा बराबर क्या कर दिए, cos थीटा बराबर ओ पी क्यू, ये लिए थे। अब देखिए cos थीटा बराबर ओ पी बटे ओ क्यू, cos थीटा बराबर ओ पी बटे ओ क्यू हुआ, आधार बटे कर, और sin थीटा बराबर पी क्यू बटे ओ क्यू, पी क्यू बटे ओ क्यू, यानी कि लंब बटे कर। सब ठीक है, अब समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम चाहे तो दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, देखते हैं कुछ आता है। दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर ये दोनों को समीकरण 1 मान के समीकरण 2 मान के वर्ग करके जोड़ने पर ए वाई और ए एक्स को वर्ग करके जोड़ने पर एक्चुअल में क्या कर रहे हैं जानते हैं? ये तो ज्यामितीय निरूपण हो गया ना, ये ज्यामितीय निरूपण हो गया कि ए एक्स और ए वाई का सदिश योग करेंगे तो ए निकल जाएगा, यानी ये बता रहा है। तो त्रिभुज रूल भी यही बता रहा है कि इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो हेड टेल जुड़ गया, तब स्वतंत्र टेल और स्वतंत्र हेड को मिलाएंगे तो इसका जो लंबाई होगा वही बताएगा परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश तो निकल गया, लेकिन मापना पड़ेगा ना। तो ज्यामितीय विधि को हटा करके हम लोग ले जा रहे हैं कहाँ, बीजगणितीय विधि में जोड़ते हैं। ए वाई स्क्वायर जोड़ एलएचएस में जुड़ता है, 10वीं क्लास में समीकरण खूब आप लोग जोड़ने जाना है ना। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इधर ये जुटेगा ए कॉस थीटा पर स्क्वायर, और कौन जुड़ेगा ए साइन थीटा पर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ था? ए वाई स्क्वायर जोड़ ए एक्स स्क्वायर, ए कॉमन, ए स्क्वायर दोनों कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बच जाएगा, क्या हो गया 1, अर्थात ए स्क्वायर बराबर ए वाई स्क्वायर जोड़ ए एक्स स्क्वायर हुआ, और खाली ए बराबर अंडर रूट ए वाई प्लस ए एक्स। अब हाँ स्क्वायर तो होगा ही। अब देखिए हम पहले इसको लिख दिए, उसके बाद इसको। अब जबकि हम लोग पहले कॉस निकालते हैं, साइन निकालते हैं, नॉर्मली साइन निकालते थे, इसलिए एक्स वाई और लिख देने से क्या दिक्कत, क्रम ये सब तो 3 जोड़ 4, 4 जोड़ 3 में अंतर होता है क्या? तो यही तो हम ऐसे सुंदर लगने के लिए लिख सकते हैं, ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ से रूट कहाँ से खत्म होने लगा, प्लस में नहीं होगा, वो होल स्क्वायर रहता तब रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका। बात ये अब मैं दिखाना चाह रहा हूं ये कहां से आया। अगर ये दोनों वेक्टर रहे तो इसको हम निकाल सकते हैं। एक मास्टर फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी रहने के बाद दोनों का परिणामी वेक्टर कैसे निकालते थे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा। दोनों वेक्टर के बीच का यहाँ एंगल क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और ऐसे भी ये दोनों समकोणीय घटक है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ दिख रहा है ये कौन कितना है 90 डिग्री। यहाँ भी डायरेक्ट इधर और इधर का घटक है, तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, यहाँ भी दिख जा रहा है। कोण के लिए क्या होता है, दोनों का एरो एक तरफ कर दीजिए, ये ना होता है, टेल को टेल में सटा दीजिए। इसको हम क्या यहाँ ले जाते हैं, टेल को टेल में सटाने के लिए, तो यहाँ तो टेल में टेल सटा हुआ ये है, ए वाई का तो यही था जगह। इसको आगे हटका के ले जाएंगे तो यहाँ भी दिखेगा 90 डिग्री, और अपने जगह पर अगर इसी को अपना मूल जगह पर लाता है यहाँ भी दिख रहा है 90 डिग्री, खाली टेल टेल सटना चाहिए ना। बट एंगल दोनों सदिश के बीच का कौन दिखने लगता है, तो सदिश के बीच कितना कौन है 90 डिग्री। तो वहां का रूल बता रहा है ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर जोड़ 2ax ए वाई कॉस 90 डिग्री, यानी बता रहा है, तो इससे निकल जाएगा। वहां का रूल ये बता रहा है। अब देखते हैं ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर, ये तो 0 बन गया, कॉस 90 क्या होता है 0, सब 0 खत्म हो गया, तो इतना सा बचा। तो वो सूत्र भी तो वो ही चीज दिया जो यहाँ निकला, बस कितना मस्त चीज है।
तो इस प्रकार ये जो है एक त्रिभुज बना करके इसका विश्लेषण कर रहे हैं ना, इसलिए सदिश योगफल के इस रूल को त्रिभुज नियम भी कहते हैं। तो ये कोई मीनिंग नहीं है त्रिभुज चतुर्भुज नियम, सीधे सदिश सीधे जोड़ रहे हैं। देखते हैं एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, तो ज्यामितीय रूप से इसको निकालेंगे, बाकी इसको बीजगणितीय रूप से निकाल दिए, उसी को त्रिभुज चूंकि इसे विश्लेषण कर रहे हैं, त्रिभुज रूल इसको कह देते हैं। हेडिंग रहता है सदिश योग का त्रिभुज रूल लिखें, सदिश योग का चतुर्भुज रूल लिखें, तो वही 3 सदिश वाला लेके चलेंगे, 2 सदिश वाला इसमें लेके चलेंगे त्रिभुज रूल में, ठीक ना। चलिए, तो ये समझ में आया। इसमें आपको परेशानी क्या हो सकता है, ये हाई क्या चीज, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि एक सदिश था हमारे पास, ठीक ना, एक सदिश हमारे पास था और इस सदिश को हम क्या किए, 2 घटक में तोड़ दिए कि कोई भी निश्चित अक्ष से अगर कुछ कोण पर कोई सदिश हो तब उस सदिश को हम 2 दिशा में वियोजित करते हैं। और वो कैसा दिशा होता है, तो वियोजन का वियोजित जो होता है कंपोनेंट से जो होता है, रिजॉल्व्ड जो पार्ट रहता है, इस दोनों घटक को ax और ay को इंग्लिश में रिजॉल्व्ड पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजॉल्व्ड पार्ट। इसको कंपोनेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स, घटक जिसको कह रहे हैं, वियोजित हिस्सा घटक। तो ये जो घटक है तो क्या क्या होगा, तो इसको जबरदस्ती मान लिया ax है x दिशा वाला और y वाला है ay, 3 ठो रहता, अगर z भी रहता है तो इसको भी मान लेते az। यहाँ एक ठो होता है ना, एक ठो अक्चेक्टर, ये ना बता, एक तो इधर एक तो इधर एक तो इधर से जाता खड़ा, तो 3 दिशा में तोड़ सकते इसको। तब शून्य में अगर कोई तैर रहा है, शून्य में कोई सदिश से तर रहा है, तो इसका किधर किधर प्रक्षेप बनेगा, प्रक्षेप में छाया समझ लीजिए कि सदिश एक डंटा खड़ा हो गया, सदिश डंटा को समझिए, उसका छाया किधर किधर जा सकता है, तीनों में जाएगा। तो तीनों में जाएगा, 3 घटक मानेंगे, माना कि x दिशा में ax, y दिशा में ay, z दिशा में az। बात बुझे, सिर्फ प्लस az स्क्वायर कर देंगे, हो जाए एकदम राइट, वही होगा, वही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तब a का 3 भाग में टूटा है, तो सदिश योग कैसे, ax जोड़ ay पहले करेंगे और फिर प्लस az होगा। यहाँ भी ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप। और इसीलिए नहीं समझ में किसी को आ रहा है क्योंकि वो नवम दसमम कुछ पढ़ा ही नहीं है। नवम दसमम पढ़ेगा तब तो निंद्रा देवी सताने का मतलब ही हो रहा है कि उसका 9th 10th में बेस कमजोर है। हम 80% नंबर आवाज आता है ना रे, 90% नंबर आवाज आता है। जब आवाज आता है, आवाज आता है फर्स्ट, तब मन में सोचता है कि शायद हम तेज होवो, मैं भी तेज होऊंगा, शायद मैं भी ब्रेनी ही हूँ, गिफ्टेड स्टूडेंट ही हूँ ना। और चलो साइंस तू रखा है, मैं भी रखूंगा, पास तो इंटर में भी करोगे क्योंकि सिस्टम यहाँ का अजीब है, ठीक ना। यहाँ तुम क्या, मैं बता रहा हूं, किसी का नाम लिखा दूंगा तो वो फर्स्ट कर जाएगा। सिस्टम ही अजीब बन गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार ये ax ay az हो जाता है ना। मैं इसको नहीं करना चाह रहा हूं, ग्रीन पेन से कर देता हूं, आपको दिखेगा। 3 अगर यदि 3 दिशाओं में रहता, 3 दिशाओं में लंबवत, 3 लंबवत, 3 लंबवत दिशाओं में घटक वियोजित करते हैं, क्योंकि वही सब है, ठीक ना। तब क्या होता है, तब वेक्टर ए का जो सदिश योग होता है वो 3 पार्ट का योग से होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये सदिश योग बता रहा है, तीनों का सदिश योग ज्ञात करेंगे तो ये प्राप्त होगा। और इसी को हम लिख सकते हैं ax वेक्टर उड़ा के i कैप लिख सकते हैं, ये स्पेशल बता देता है, ay j कैप प्लस az k कैप। बस ये हुआ वेक्टर ए का वियोजन 3 दिशा में। यानी कि ये जो एक सदिश शून्य में तैर रहा था, उस सदिश का प्रक्षेप x दिशा में इतना, y दिशा में इतना, z दिशा में इतना है। बात बुझे, इस तरह टूटेगा, बल दे देगा आपको तीनों दिशा में, आप समझ जाएंगे वो एक दिशा, y दिशा, z दिशा का मान है। आई कैप जे कैप के कैप केवल पहचानने के लिए रहेगा, ये पहचान कराता है केवल। वहां तो अंक पर 10 x नहीं रहेगा, 10 आई कैप रहेगा, 12 जे कैप रहेगा, 5 के कैप रहेगा। प्लस माइनस में कुछ भी रहे, वो तो डायरेक्शन बदलने से यही माइनस दिशा का रहेगा, तो उसका माइनस में यहाँ आ जाएगा।
इधर का माइनस वाला रहेगा जो y वाला, अगर तो माइनस आ जाएगा, x वाला है तो माइनस वाला, z वाला अगर माइनस तरफ है तो जिधर प्रक्षेप पड़ जाए वो तो सदिश किस जगह है उस पर निर्भर करेगा। बात बुझे? हाँ सर। और इसी को लेके हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते जब जाएंगे इसका स्पेशल जब प्रमाण करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ केवल और केवल a z पर स्क्वायर आ जाएगा। सर वहाँ जो साइन कॉस निकाले हैं उसमें तो 3 गोला लेंगे तो वहाँ 10 निकालना पड़ेगा। नहीं वो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 2a करना पड़ेगा, ठीक ना, 2a करना पड़ेगा। जैसे कि साइन कॉस और तीसरा क्या निकालेंगे, तीसरा बहुत धन्यवाद। देखो ये क्वेश्चन पूछने वाली बात था कि जब इसमें साइन कॉस निकाले तो उसमें क्या tan कॉस। देखिए क्या है कि 3 दिशाओं में, यानी कि किसी सदिश का 2 के जगह क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 परस्पर लंबवत दिशाओं में घटक। तो मैं बताया था आपको 2 दिशा का। ये मान लिए एक वेक्टर ये है ए, कौन वेक्टर है, ए इसका इधर का घटक लिए थे क्या चीज, AY, एक्स हाँ AX, हाँ इधर का घटक क्या लिए थे, एक्स ax। AY, ये तो घटक, ये घटक क्या लिए थे, ay लिए थे। अब है कि अगर z अक्ष रहता तो उसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये होता, और अगर फोटो लेंगे तो ये तो इधर आ जाएगा और क्या होगा। फोटो अगर इधर से खींचेंगे मोबाइल से अभी तो कैसा दिखेगा, ये इस तरह दिखेगा, कैसा खड़ा दिखेगा आपको। ऐसे नीचे देगा। तो अगर नीचे भी खींचता हो तो आपको समझ जाना। ऐसे मैं ऐसे लेके बता रहा हूँ, छोड़िए अभी फोटो खींचूंगा तो अक्षय गुस्सा आ जाएगा, इसलिए फोटो नहीं खींचेंगे। फोटो खींचने के बाद अक्षय गुस्सा आ जाएगा, इसलिए फोटो नहीं खींचेंगे। या अब इसका ये तो जो मिलेगा ये क्या होगा, कर्ण नहीं होगा। तब ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर पर रूट कर देंगे तो कर्ण डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो तब ये परिणाम ही बताएगा, ठीक ना, क्योंकि ये तो शून्य में रहेगा ना, ये रहेगा कहाँ, शून्य में रहेगा, ये शून्य में रहेगा। ये जो ए है ये एक्चुअल में कहाँ है, शून्य में है। कहाँ है, शून्य में है, शून्य में है। इसको कल्पना कीजिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, ऐसे करके होगा ना। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, यह है, ये वेक्टर है। इसी वेक्टर को हमको निकालना है, इसी वेक्टर को निकालना है। ऐसे करके समझिए, इस वेक्टर का मान हमको निकालना है, निकालना है। इस वेक्टर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका तीनों दिशा में प्रक्षेप ले लिए, ए एक्स दिशा में, ए वाई दिशा में, ए जेड दिशा में। तो हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, उसको वाई अक्ष मान लेते हैं, और ये है हमारा बीच में, और ऊपर भी है जेड अक्ष। ये क्या है, जेड अक्ष है ना। ये सदिश है, सदिश का दिशा ये है, मूल सदिश ए वेक्टर। ये नहीं रहेगा हमारे पास, रहेगा क्या, ए एक्स रहेगा, ए वाई रहेगा और ए जेड रहेगा। इसको ए जेड कह सकते हैं कि नहीं, जेड दिशा में ये नहीं खड़ा जी। तब कैसे निकालेंगे, तब देखो क्या करेंगे, इस दिशा में जो है ए एक्स देखे रहे, तो काला वाला ये जो है ए वाई, वाह, ए एक्स और ए वाई का स्क्वायर जब करेंगे और योग करके वर्गमूल कर देंगे तो ये निकलेगा। ये क्या निकल जाएगा, ये बीच का निकलेगा ना। ए जब मतलब दुविमीय में रहेगा तो वो ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर करते तो ए जेड स्क्वायर निकलता है। अब हमारे पास ये रहा, और तीसरा मैं तैयार कर देता हूँ आपके सामने, तीसरा तैयार कर रहा हूँ। ये जैसे है, यहाँ से लंब गिरा दो, गिरा देंगे लंब। तब इसका मान कितना रहा है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर, यहाँ पैर वाला का टेक्निकल टीम पैर वाला देख रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर, और इसका हो गया ए जेड स्क्वायर। तब इसमें भी तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो इसका नहीं लिखेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और सरल कर देंगे जो होगा तो ये ए नहीं निकल जाएगा। तो इसी को तो निकालना था, ध्यान देना। फिर मैं बता रहा हूँ, ये हमको निकालना है। हमारे पास दिया क्या रहेगा,
ए एक्स ए वाई ए जेड क्या रहेगा, यानी कि एक्स दिशा का रहेगा, वाई दिशा का रहेगा और जेड दिशा का दिया रहेगा। तो जेड को अभी गोली मार दो, क्या कर दो, गोली नहीं लाना। ए एक्स स्क्वायर इधर है, ए वाई स्क्वायर ये है, और ये टू जब हम निकालेंगे बीज वाला, तो बीज वाला निकल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़े वाई स्क्वायर से, द्विमीय भी पढ़ाए थे जस्ट ना। अब तब क्या करेंगे, ए जेड वाला को वहां से रिप्लेस करके यहाँ ले आओ, ए जेड ये हुआ। अब इसको और इसको एक एक भुजा मान करके त्रिभुज रूल से इसको नहीं निकाल देंगे कि एक तो ये भुजा आ गया कौन वाला, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर वाला। कौन सा एक तो भुजा रहा, अंडर रूट, और ये अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई कैसे हुआ समझ में आया, इन दोनों भुजा से एक्स और ए वाई से इसको निकाले परिणामी सदिश को, ठीक ना। और ये ए जेड कहां से आया समझ में आया, उस ए जेड को रिप्लेस करके यहां ले आए ना। तब ए जेड और ये जो परिणामी है दो का, ये दोनों मिला देंगे, एक एक भुजा बन जाएगा, ये कर नहीं निकल जाएगा। समझ में आया, इसको फिगर में उतना नहीं समझ पाएगा, ये समझा, ठीक है। तो ये ठो क्या किए थे, ये एक डंडा था, वेक्टर था ना, ये जेड है, जेड को हम ऐसे खींच देते, इसको समझना जेड वाला है, ठीक ना, ये खड़ा जो है ऐसे का। अब इसका ए एक्स, इसका ए वाई और इसका ए जेड, और ये कैसा है, इस प्रकार से है ना। तो इन दोनों से हम इसको निकाल लिए थे, और ये कहाँ है, ये धरातल पर है, और परिणामी सदिश कहाँ है, परिणामी यहाँ है, परिणामी यहाँ, इन दोनों के बीच में है परिणामी। वो जो ए जो है, ए इस दिशा में, ए को निकालना है, ए का ये प्रक्षेप ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए जेड है, और ये कितना होगा, ये होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर होगा। ये एक्चुअल में ए नहीं निकला है अभी, ये तो द्विमीय में ए था ना, त्रिविमीय में ए यहाँ है, ये है ये ग्रीन वाला, ए कौन है, ग्रीन वाला, इसका ये छाया है, ये छाया है, ये भी छाया है ए जेड। तो इन दोनों छाया से हम बीचों बीच निकाल लिए अब क्या करेंगे, इसका जो ए जेड प्रक्षेप है इसी को हटाते हुए यहाँ ले आएंगे ना। तब क्या दिखने लगा, आपको नहीं दिखने लगा स्पष्ट, ये कर्ण, ये तो कर्ण दिखा, और ये एक तो आधार एक तो लंब हो जाएगा, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक गया है मूल ए, पाइप जो था मोटा पाइप वो मूल ए था, तो मूल ए से लंब गिरा और एक आधार बना, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर, और जोड़ में हो जाएगा ए जेड स्क्वायर होगा, और पूरे पर रूट चढ़ जाएगा पाइथागोरस पर में। अब देखिए स्क्वायर रहेगा ना होगा, अरे लंब स्क्वायर जोड़ा था स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हुआ, क्या बच जाएगा, ए एक्स स्क्वायर जोड़ ए वाई स्क्वायर हुआ, और ये जगह क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार त्रिविमीय में अगर ये हो कंपोनेंट रहे, त्रिविमीय का तीनों घटक रहे, तब उसका परिणामी कैसे निकालेंगे समझ में आया। कितना टफ है इसको समझाना, लेकिन फिगर से ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिविमीय का भी घटक हम लोग सीख लिए कि तीन मतलब स्पेस में कोई भी सदिश राशि रहेगा उसका प्रक्षेप घटक के रूप में दिया रहेगा। जैसे कोई बल दे दिया है 4I + 2J + 3K न्यूटन बल है, F का मान दे दिया, ठीक ना। तो कहेगा ये तो घटक के रूप में, तो F का ओरिजिनल मान कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, को बता सकते हो कैसे निकालेंगे, तीनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, वर्ग कर लेंगे तब जोड़ेंगे, अर्थात हम निकाल देंगे सीधे F बराबर अंडर रूट 4 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर। समझ में आया, बस यही तो है और कुछ है, 2 ठो रहेगा तो 2 ठो करते थे। चलिए ठीक है, तब तो यहां तक रहा, नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे हम लोग। आप लोगों के लिए पहला नंबर है, किसी सदिश P को अदिश M से तथा -M से गुणा करने पर क्या होगा। आपको अभी मैं भी बताया हूं, व्याख्या कर रहे हैं मतलब वर्णन कर देना है कि सदिश P को M से गुणा करने के बाद MP हो जाएगा, अर्थात सदिश M गुना बढ़ जाएगा। -M से गुणा करने के बाद -MP हो जाएगा, अर्थात M गुना बढ़ जाएगा और उसका दिशा बदल जाएगा, अर्थात सदिश सदिश ही रह जाएगा, केवल दिशा बदल जाएगा, ठीक ना। अर्थात निष्कर्ष ये लिख देना है कि सदिश और अदिश का गुणनफल, यानी सदिश राशि को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो वो सदिश राशि प्राप्त होता है उससे ना। ऋणात्मक अदिश से करेंगे तो ऋणात्मक सदिश प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दिशा बदल जाए। हाँ वही दिशा बदला, ऋणात्मक शब्द बोल दिया। अगला क्वेश्चन, किसी सदिश A को वेक्टर A को दो परस्पर लंबवत घटकों AX AY में वियोजित करें, वेक्टर AX वेक्टर AY में वियोजित करें, AX AY का संबंध स्थापित करें, वही जो A बराबर आया था ना, AX स्क्वायर जोड़ AY स्क्वायर पर अंडर रूट, तो ये यहाँ वेक्टर नहीं लगाइए ऐसे,
तीनों में संबंध स्थापित कीजिए, कर देंगे। यह भी बताया हूं। और किसी सदिश p को 3 लंबर दिशा में घटकों में तोड़े तो पहले उसका एक ax दिशा में px कर दीजिएगा और y दिशा में py कर दीजिएगा, z दिशा में pz कर दीजिएगा और तीनों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहले px और py लेकर के px py के बीचों बीच वाला निकालेंगे, वो निकल जाएगा px स्क्वायर जोड़ py स्क्वायर। उसके बाद pz स्क्वायर है, ये कल्पना करना है, केवल फिगर में आप स्पष्ट नहीं दिखा पाइएगा, फिगर में इसको स्पष्ट नहीं दिखा पाइएगा क्योंकि ये डंटा है, खड़ा है ना। और ये एक यहाँ निकल गया है px स्क्वायर, ये है px, ये हो जाएगा py और ये हो जाएगा pz और ये ठो निकला आपका px स्क्वायर जोड़ py स्क्वायर पर रूट। और हमारा यहाँ है एक क्या चीज, यहाँ है हमारा az है ना, और यहाँ है हमारा मूल सदिश। मूल सदिश एक्चुअल में इसको बीचों बीच होगा, है ना। तब ये क्या करेंगे, ये z है, मूल सदिश पर ले जाके इसको ऐसे लटका दिए। देखना है मूल सदिश ये है, यहाँ ये z घटक है, z घटक को धीरे धीरे रिप्लेस करके यहाँ ले गए ना। तो ये एक आधार बन जाएगा, एक लंब बन जाएगा और ये जो मूल p वेक्टर है, p वेक्टर मेरा हाथ हो गया, p वेक्टर जो है कर्ण बन जाएगा। तब फिर लिखिएगा चूंकि मूल सदिश p वेक्टर जो है कर्ण वाला भुजा पर है, इसलिए p स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर जोड़ ये ठो क्या था pz स्क्वायर, समझे। लिखेंगे मूल सदिश के लिए ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, इसलिए p बराबर ये स्क्वायर जोड़ ये ठो क्या है pz स्क्वायर, समझ गए। और निकाल देना है, ठीक। थैंक यू।